अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूरिया साइकिल। इससे प्रीवियस जो है वो हम लोगों ने देखा था कि किस किस्म के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होती हैं। वो प्लांट्स भी हैं, वो एनिमल्स भी हैं, मैरीन में किस तरह से होती हैं, और जो आपके पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है वो किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था 3 तरह के जो है वो हम लोगों ने देखे थे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो यूरिक एसिड को वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और उसके मिड में जो है वो आपके पास यूरिया आता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास अमोनिया को जो है वो वाटर चाहिए होता है। तो यूरिया जो है वो हमारे पास उस केस में एक नॉर्मल जो आपके पास मॉडरेट इन्वायरमेंट होती है, जिनके पास वाटर इनफ होता है कि मतलब ना कमी हो ना बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो पानी की, तो वो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को जो है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। तो बेसिकली आज हम लोगों ने यूरिया साइकिल के अंदर देखना है कि यूरिया साइकिल जो है वो आपके पास किस तरह से जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है यूरिया की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि साइक्लिक जो आपके पास चेन है, यानी साइक्लिक चेन, जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल यूरिया में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जिनसे यूरिया बनता है वो मॉलिक्यूल दोबारा से रीयूज़ हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि साइक्लिक चेन है केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, जो कि आपके पास यूरिया प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी अमोनिया, अमाइनो एसिड्स में से अमोनिया, नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। अमोनिया जो अमोनिया ग्रुप होता है उसकी नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो कहलाता है यूरिया साइकिल। ठीक है ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं आपके पास कि नॉर्मली जो पूरे का पूरा यूरिया साइकिल है वो एक प्रिकर्सर यानी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, वो है ऑर्निथीन। ठीक है, इस वजह से हम इसे ऑर्निथीन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथीन जो है वो अगर नहीं होगा तो आपके पास कभी भी यूरिया साइकिल रन नहीं करेगा, कभी भी यूरिया फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या किया जाता है कि जब अमाइनो एसिड जो है ये हम प्रोटीन फूड लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स भी समटाइम्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, दैन प्रोटीन जो है वो यूज़ हो जाती है आपके पास यूरिया को कन्वर्ट करने में। तो अमाइनो एसिड जो है वो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लिवर को भेज दिए जाते हैं। वहाँ से वो आपके पास क्या करते हैं कि लिवर के अंदर उसको अमाइनो ग्रुप में से, अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप यानी NH3 जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और बाद में वो अमाइनो ग्रुप जो है उसका नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, या उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है, अब फॉर द जस्ट सेक ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन के ये मैंने कहा कि लिवर के अंदर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिवर ऐसी साइट है आपके पास जहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इसको फर्स्ट टाइम प्रूव किया था मैन साइंटिस्ट था उसने। ठीक है, उसने डॉग का जो लिवर है वो रिमूव किया था, तो उसने देखा था कि उसके अंदर किसी किस्म की यूरिया फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो एक डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर बनती है। उसके बाद हम साइकिल की डिटेल देखें कि किन स्टेप्स पे जो है वो आपके पास ये कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है यानी वो चीज़ें जिनके ज़रिए रिएक्शंस नहीं होना होता है, जिनके बगैर जो है वो हमारे पास रिएक्शन जो है वो नहीं होता या चीज़ नहीं बनती। यानी सारे का सारा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके पास इस साइकिल के जो मेन है वो एक ऑर्निथीन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और साथ में जो है वो आपके पास वाटर जो है वो होना ज़रूरी है। अब ऑर्निथीन जो है वो क्या करता है, ऑर्निथीन NH3 के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मौजूद होती है, और साथ ही वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिट्रोलिन के अंदर, और वाटर एज इट इज़, यानी ये सिर्फ एज अ बाय प्रोडक्ट भी मौजूद होता है और इन ये रिएक्टेंट्स के अंदर भी मौजूद होता है, यानी सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास होता है। वाटर खुद वहाँ पर मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ जो एक हीट बनती है यहाँ आपके पास रिलीज़ होती है उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सिट्रोलिन जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है जब आपके पास यहाँ से ऑर्निथीन जो है, सिट्रोलिन की फॉर्मेशन होती है जब ऑर्निथीन कंबाइन करेगा अमोनिया के साथ। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब जब सिट्रोलिन बन गया तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास होता है आर्जिनोसक्सीनेट। ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो आपके पास, आर्जिनिनोसक्सीनेट जो है वो कैसे बनेगा कि सिट्रोलिन जो आपके पास यहाँ पर बना है वही आगे चल के फिर से अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा, एक और अमोनिया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिनोसक्सीनेट के अंदर। अब यहाँ पर ये आर्जिनिनोसक्सीनेट जो है वो क्या होता है कि वो टूट जाता है किसके अंदर, आर्जिनिन के अंदर और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। फ्यूमेरिक एसिड कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन आर्जिनिन आगे चल के यूरिया फॉर्मेशन में
रोल प्ले करता है। आर्जिनिन जो है वो आपके पास क्या करेगा, यानी आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम ऐसा जो है वो उसको नहीं देखते क्योंकि यूरिया फॉर्मेशन में सिर्फ आर्जिनिन मौजूद होता है। अब आर्जिनिन जो बना है वो क्या करेगा, वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आर्जिनेज, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर भी वाटर का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूरिया में और ऑर्निथीन, जिसने साइकिल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यानी रीजनरेशन भी हो रही है ऑर्निथीन की और यूरिया की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो ऑर्निथीन अगेन क्या कर सकता है, साइकिल को स्टार्ट कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पर साइकिल में नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास ऑर्निथीन है, उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रोलिन के अंदर। ये लिवर के अंदर होता है ये प्रोसेस। सिट्रोलिन जो है वो अगेन अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास आएगा, यानी सेकंड नाइट्रोजन यहाँ से लेगा अमोनिया में से और कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिनोसक्सिनेट के अंदर। आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आर्जिनिन के अंदर, यानी ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, यानी आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक एसिड में। मैंने कहा था फ्यूमेरिक एसिड को हम निगलेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं क्योंकि वो रोल प्ले नहीं करता साइकिल में, वो कहीं और यूज़ हो जाता है, ठीक है। आर्जिनिन जो है वो अब क्या होगा कि वो फिर उसकी ब्रेक डाउन होगी, स्प्लिटिंग होगी आर्जिनेज एंजाइम की वजह से यूरिया के अंदर और ऑर्निथीन के अंदर। यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और ऑर्निथीन अगेन साइकिल जो है वो आपके पास स्टार्ट कर देता है। तो ये यूरिया साइकिल जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर होता है और इस तरह से जो है वो हमारा लीवर जो है वो डिटॉक्सीफाई भी करता है चीज़, ब्लड को, उसमें से हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता है। ये तो था एक जर्नल हमारे पास साइकिल के किस तरह से जो है वो आपके पास अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखना है वो है डिफरेंट एनिमल्स, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स होते हैं हार्ट फाइलम के या हार्ट स्टेज के, उसमें हमने देखना है कि किस तरह से एक्सक्रीशन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज़म है वो है हाइड्रा, ठीक है, जिनकी बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं होती, ठीक है, वो किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। तो हाइड्रा जो है आपको पता है कि जैसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो हैं वो इसके अंदर वैसे भी मौजूद नहीं होते, इसी तरह एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है, कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिमूवल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी हायर से लोअर कंसनट्रेशन के ज़रिए जो है वो उस मूवमेंट के ज़रिए ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर कि एक ही ओपनिंग है इसके अंदर, ठीक है, फूड वहीं से आएगी और वेस्ट मटेरियल वहीं से बाहर चला जाएगा, इसको हम माउथ का नाम देते हैं। बॉडी की ये जो लोअर पोर्शन है इसे स्टॉक और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। सिंपल जो है वो आपके पास क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो बॉडी की स्किन यानी स्किन से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन इन कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से बाहर, जबकि जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर के ज़रिए जो है वो क्या करता है, माउथ से जो मूवमेंट होती है वाटर की इनवर्ड और आउटवर्ड, उसमें से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा और फूड जो है वो इनसाइड आ जाएगी। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते। सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए या माउथ की ओपनिंग के ज़रिए जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं, गैसेज स्किन के ज़रिए और सॉलिड वेस्ट जो है वो माउथ के ज़रिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है वो है प्लेनेरिया, ठीक है, फ्लैट वर्म्स की क्लास से ये बिलोंग करता है, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास फ्लैट वर्म्स के अंदर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फ्लैट वर्म्स के अंदर आते हैं ये, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लेनेरिया के अंदर जो है वो अमोनिया होती है, ठीक है, तो ये अमोनोटेलिक है, ठीक है। उसके अलावा एक्सक्रीशन जो है वो आपके पास 2 वेज के ज़रिए हो सकती है, ठीक है, डिफ्यूजन भी होती है और स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके अंदर मौजूद होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया या अगर सिंगल है तो प्रोटोनेफ्रीडियम और अगर एक से ज़्यादा है तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की डिटेल अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? अब प्रोटोनेफ्रीडिया हमारे पास एक ऐसा आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज़ में अरेंज हुआ होता है, ठीक है। जो उसका ट्रंक है, जो बॉडी है, उसकी दोनों साइड्स पर, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं, माउथ से टेल की साइड तक,
ठीक है। तो ईच जो आपके पास वो ट्रैक होगा या ट्यूब होगी वो कंसिस्ट करती है नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स, यानी वो भी आगे से ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई है एक सिंगल ट्यूब, ठीक है, लेकिन वो ट्यूब्स क्लोज हैं, एंड ओपन नहीं है उनके, ठीक है। और वो ट्यूब्स जो है वो फिर स्मॉलर ब्रांचेस में जो है वो आपके पास डिवाइड हुई हुई होती हैं, और उनमें से हर स्मॉल ब्रांच जो है वो एक सिस्टम के ऊपर एंड होती है, जिसे फ्लेम सेल सिस्टम का नाम दिया जाता है, ठीक है। वो ट्यूब जो हैं वो ओपन होती हैं आउटसाइड, ठीक है, बाय स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेन एरिया का नज़र आ रहा होगा, ये जो दो ब्रांचेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है, ये और स्मॉलर ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम होता है जो एंड पर यहाँ पर एंड होती हैं, यहाँ पर फ्लेम सेल सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो आपके पास मौजूद होता है नेटवर्क, ठीक है। और आउटसाइड द बॉडी यानी स्किन के साथ जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं नेफ्रीडियो पोर्स। वो नेफ्रीडियो पोर्स अगर इसको हम ओपन करें तो हमारे पास ये कॉन्वोल्यूटेड आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये फ्लेम सेल होता है इस एंड के अंदर, और ये एंड जो है वो जुड़े हुए होते हैं ट्यूब के साथ जो आउटसाइड ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एक एक्सक्रीटरी डक्ट है, ठीक है, और साथ ही जो है वो आपके पास क्या होगा, फ्लेम सेल्स होते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है आपके पास, प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क होता है, ठीक है, आउटसाइड ओपनिंग होती है नेफ्रीडियोपोर की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा फ्लेम सेल, ठीक है। फ्लेम सेल जो है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर मौजूद होती हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। तो हर फ्लेम सेल के एंड पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये आप यहाँ पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, ठीक है। इन्हीं सिलिया की वजह से इसे नाम दिया गया है फ्लेम का, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो सिलिया हैं ये मूव करते हैं, इनकी इस तरह से मूवमेंट होती है कि ये फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं। ये जो डक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, वाइट इंटरस्टिशियल जो सेल्स में से आता है वेस्ट मटेरियल लेके, वो वेस्ट मटेरियल लेके जो है वो यहाँ से क्या करते हैं कि ये जब सिलिया मूव करते हैं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, तो वो इसमें से क्या निकाल लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ पर क्या करेंगे कि मूव फेंक देंगे एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि वो एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर से होते हुए प्रोटोनेफ्रीडिया की मेन ब्रांच के अंदर जाते हैं, और वहाँ से नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेम सेल जो हैं ये आपके पास क्या हैं, क्लब शेप्ड, यानी इलोंगेटेड क्लब शेप जो है वो आपके पास इसकी शेप होती है, ठीक है। हर फ्लेम सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इंटरनल कैविटी होती है। तो हर फ्लेम सेल जो है अपना न्यूक्लियस होने की वजह से, साइटोप्लाज्म की वजह से, इंटरनल कैविटी की वजह से वो अपने आप को जो है वो मेंटेन रखते हैं, अपना अलग से एक सिस्टम जो है वो मेंटेन रखते हैं। उनके अंदर सिलिया मौजूद होते हैं कैविटी के अंदर जो कि मूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट की वजह से कैंडल का जो फ्लेम होता है फ्लिकरिंग यानी फड़फड़ाने की तरह की जो है वो उसकी मूवमेंट आती है, इसलिए हम इसे फ्लेम सेल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो बीटिंग है सिलिया की वो बिल्कुल कैंडल्स के फ्लेम की तरह होती है, फ्लिकरिंग फ्लेम यानी फड़कता हुआ या फड़फड़ाता हुआ जो फ्लेम है उसकी तरह की मूवमेंट होती है। दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्लेम सेल, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है। बीटिंग सिलिया जो है वो लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ कैंडल, ठीक है, तो इस वजह से उसको नाम दिया गया फ्लेम सेल, ठीक है। फ्लेम शोले को कहते हैं, ठीक है। तो जो कैंडल का जो आपके पास फ्लेम होता है उसकी मूवमेंट से रिजेम्बलेंस होती है इसकी, ठीक है। तो उसके अलावा फ्लेम सेल जो हैं वो उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इलॉन्गेशंस होती हैं, ठीक है, वो आपके पास उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, डक्ट्स होती हैं, उनके अंदर से होता हुआ वो मेन डक्ट के अंदर जाता है और वहाँ से नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब एक्सक्रीशन कैसे होती है इनके अंदर, फ्लेम सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी होते हैं, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए वेस्ट मटेरियल इंटरस्टिशियल सेल्स का जो फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से सिलिया बीट करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या करेंगे उसको प्रोपेल कर देंगे मेन डक्ट के अंदर, ठीक है, और वहाँ से वो क्या करेंगे कि नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास अर्थवॉर्म, ये भी आपके पास मॉइस्ट सॉइल के अंदर मौजूद होता है, राउंड वर्म है,
ठीक है। और उसके साथ जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और यूरिया, 3 तरह की जो है गैसेस भी, अमोनिया भी और यूरिया, तीनों तरह की जो है वो आपके पास एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर बनती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर, और वो लाजमी आपके पास कंसिस्ट करता है, आपके पास कॉइल टिब्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि प्लेनेरिया से थोड़ी एडवांस है, उनको हम कहते हैं नेफ्रीडिया, ठीक है, या हम इसके लिए नाम देते हैं, इनको थोड़ी सी एडवांस हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर प्रोटो यानी इनिशियल, ठीक है, और नेफ्रीडिया जो वर्ड है वो निकला है किडनी से, ठीक है, तो उनके अंदर इनिशियल किडनीज़ होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास नेफ्रीडिया को नाम दिया गया है मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। तो नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया जो हैं वो आपके पास थोड़ी एडवांस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि अब यहाँ पर अर्थवर्म के सेगमेंट्स होते हैं, यानी बॉडी उसकी पार्ट्स में इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, हर पार्ट के अंदर अपना अपना नेफ्रीडिया मौजूद होता है। ईच सेगमेंट कंटेन्स अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, पेयर मौजूद होता है नेफ्रीडिया का, ठीक है, और वो नेफ्रीडिया दोनों तरफ ओपन होता है, ठीक है, अगले सेगमेंट में भी और अपने से पीछे वाले सेगमेंट के अंदर भी। तो हर नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया 3 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट्स पर, नेफ्रोस्टोम, मेन बॉडी और नेफ्रीडियोपोर। जब नेफ्रोस्टोम और नेफ्रीडियोपोर 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्रोस्टोम क्या है। तो ये राउंडेड और सिलिएटेड फनल है जो कि ओपन होती है सिलोमिक कैविटी के अंदर अपने से आगे वाले में, एंड कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, और वहाँ से फ्लूइड लेती है, ठीक है, उसे साफ़ करती है, उसे मेन बॉडी की तरफ भेजती है, ठीक है, और कॉइल ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भेजेगी, ठीक है। नेफ्रोस्टोम उसके अंदर ओपन होती है मेन बॉडी के कॉइल्ड पार्ट के अंदर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है, वहाँ से वो इर्द गिर्द से जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है वो उसी के अंदर आ जाएगा, और बाकी जो फ्लूइड है वो ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद है ब्लैडर, वेस्ट मटेरियल ब्लैडर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज को बाकी जो आपके पास फ्लूइड उसने एब्जॉर्ब किया था वो ब्लड में एंटर कर देगा, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, ब्लैडर। उसके बाद थर्ड पोर्शन है हमारे पास नेफ्रीडियोपोर, ये वो ओपनिंग है जो अपने से पीछे वाले में ओपन होती है, यानी आगे उसने भेज देना है, ठीक है। तो द ब्लैडर जो है वो ओपन होता है आउटसाइड, ठीक है, यानी आपके पास हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके करीब जाके जो है वो एक और ओपनिंग जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन वो क्या करेगी, वो ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट के करीब जाकर, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास ब्लैडर ओपन होता है, और वो क्या कर देंगे, नेफ्रीडियोपोर आउटसाइड द बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर दे, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस डायग्राम में आप देखें कि ये आपके पास क्या है, अर्थवर्म, इसकी बॉडी में आपको ये सेगमेंट्स नज़र आ गए हैं, पूरी बॉडी उसकी टूटी हुई होती है। अगर हम इसको करें तो हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ क्या है, नेफ्रीडिया मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटानेफ्रीडिया आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास जो बॉडी है ये है नेफ्रोस्टोम, ये क्या करती है कि ये वो ओपनिंग होती है जिसने उसकी बॉडी में से क्या करना है, फ्लूइड एब्जॉर्ब करना है, फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगी, उसको मेन बॉडी की तरफ भेज देगी, उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल तो इसके अंदर ही रह जाएगा, लेकिन जो बाकी फ्लूइड है वो साफ़ हुआ वो वापस ब्लड को भेज देंगी, वहाँ से वो ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर में वेस्ट मटेरियल है, अब वो और आउटसाइड द बॉडी नेक्स्ट सेगमेंट के पास जाके वो क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी रिमूव होता है, और इस ओपनिंग से जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहेगा कि ये आपके पास सिलोम कैविटी है, कैपिलरी का नेटवर्क है, ब्लैडर है, ठीक है, कलेक्टिंग टिब्यूल है, यानी यहाँ पर जो आपके पास वेस्ट मटेरियल मेन बॉडी की तरफ आना है, और ये आपके पास क्या है, नेफ्रीडियोपोर जो है वो ओपन हो रहा है, और ये नेफ्रोस्टोम है जिसने कलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म जो है वो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर नेफ्रोस्टोम जो है वो वेस्ट मटेरियल लेता है सिलोमिक फ्लूइड से, उसको ट्रांसफ़र करता है मेन बॉडी की तरफ, फ्लूइड जब मूव करेगा कॉइल टिब्यूल के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर, सारा साफ मटेरियल ब्लड के अंदर चल जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट आगे ब्लैडर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी वजह से, यानी जो वेस्ट मटेरियल यूरिन की फॉर्म में वहाँ रह जाएगा वो ब्लैडर में चला जाता है, और ब्लैडर उसे आउटसाइड द बॉडी नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बाहर फेंक देती है। तो यहाँ तक हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने जस्ट जो है वो यूरिया साइकिल डिस्कस किया, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने जो हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस किया, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हमारे पास वो काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो हमारे पास कॉकरोच की एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, और ह्यूमंस की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आप इस लेक्चर के अंदर जो प्लेनेरिया का जो है वो ड्रॉ करेंगे डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एंड साथ ही आप
अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हाइड्रा जो है उसमें ऐसा डायग्राम की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म से किस तरह से वो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। और साथ ही आपने यूरिया साइकिल को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपकी इस लेक्चर की असाइनमेंट है कि आपने ये 3 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।